Good morning, friends. Again, we are going to start the next session related to the same title, that is human health and disease. Yesterday, we have discussed about the parasitological part, that is the life cycle related with the malarial parasite, its symptom, indications, then incubation period, what are the preventive measures and certain treatments also. तो ये सब चीज़ें हमने डिसीज़ के हिसाब से कंक्लूड करके पढ़े थे. उसी टॉपिक को आज हमको कंटिन्यू करना है कि पैरासिटोलॉजी में जो प्रोटोजोन कैटेगरी के डिसीज़ है, इसका क्लासिफिकेशन हमने किए थे कि डिसीज़ जो है वो प्रोटोजोनल हो सकते हैं, फंगल हो सकते हैं, बैक्टीरियल हो सकते हैं या फिर वायरल हो सकते हैं. तो उसमें से पहली कैटेगरी हमने स्टार्ट किए थे प्रोटोजोआ के. तो प्रोटोजोन कैटेगरी में सेकंड नंबर का जो हमको डिसीज़ आज यहाँ पे पढ़ना है वो है अमेबियासिस. नाम से आपको पता लग रहा होगा कि अमीबा से कुछ रिलेटेड बता रहा है. ठीक है, तो अमीबा जैसे ही हम सुनते हैं तो सडनली हमको पता लगता है कि इट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ. और जितने भी प्रोटोजोन्स है वो टोटल कैसे हैं, यूनिसेल्युलर कैटेगरी से बिलोंग करने वाले, मतलब सिंगल सेल लोअर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाले जो एनिमल्स है उनको हम जनरली यूनिसेल्युलर या फिर प्रोटोजोन्स में कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो अमेबियासिस नाम का डिसीज है, ये कंडीशन है, ये रिजल्ट है. तो इसको प्रोड्यूस कौन करता है, जनरेट कौन करता है, ये भी हमको समझना पड़ेगा. तो स्पेशली द कॉजेटिव एजेंट फॉर अमेबियासिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. ये क्या है, दिस इज जीनस एंड दिस इज द स्पेसीज. ठीक है, तो ये क्या है, दोनों के लिए कॉजेटिव एजेंट. इसका मतलब द पैथोजन विच इज रिस्पॉन्सिबल टू डेवलप द कंडीशन ऑफ अमेबियासिस इज कॉल्ड एज एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका. ये आपने नाम बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है. ठीक है, फिर इस डिसीज को अगर हम देखेंगे तो इस कॉजेटिव एजेंट का एक कुछ क्राइटेरिया होगा, कुछ मॉडिफिकेशंस होंगे. उन मॉडिफिकेशंस के तहत हम इसका सिम्टम या फिर इम्पैक्ट देख सकते हैं. मलेरिया की जितनी डिटेल लाइफ साइकिल आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उतना डिटेल इंक्लूडेड यहाँ पे अमेबियासिस के लिए नहीं दिया है. मतलब लाइफ साइकिल उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा इसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे. तो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका अगर ह्यूमन बीइंग के लिए पैथोजन है या फिर पैरासाइट है तो वो हमको दिखेगा कहाँ पे, उसका प्लेस ऑफ लिविंग क्या होता है, उसका हैबिटेट क्या होता है. जैसे हमने बताए थे कि मलेरियल पैरासाइट के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए दो अलग अलग होस्ट की ज़रूरत पड़ती है. यहाँ पे दो होस्ट की ज़रूरत नहीं है, सिंगल होस्ट की ज़रूरत होती है. इसीलिए इसको कहा जाता है मोनोजेनेटिक. ठीक है, मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होगा बेटा कि सिंगल होस्ट के बॉडी का यूटिलाइजेशन करके सपोर्ट लेके ये जनरली अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करवा सकता है. तो स्पेशली सिंगल जेनेटिक साइकिल होने की वजह से सिर्फ और सिर्फ ये ह्यूमन बीइंग के लिए पैथोजन या पैरासाइट करके वर्क करेगा, दूसरे एनिमल्स में नहीं. तो स्पेशली ये ह्यूमन बीइंग के लिए अगर है तो ह्यूमंस में डेफिनेटिव होस्ट के लिए स्पेसिफिक साइट क्या होती है, तो यू कैन राइट इट इज फाउंड इन ह्यूमंस लार्ज इंटेस्टाइन. हमने लार्ज इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर उसका एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड पढ़े थे. तो उसमें आपको पता है कि हम जनरली दो रीजन्स में उसको डिवाइड करते हैं. एक बड़ा पोर्शन होता है जिसको हम कोलन बोलते हैं, जिसमें असेंडिंग रहेगा, डिसेंडिंग रहेगा, ट्रांसवर्स रहेगा, और इस कोलन के बाद में आता है फिर रेक्टम. तो आपको खास करके एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के लिए प्लेस ऑफ लिविंग कहाँ पे दिखाना है, तो ह्यूमन लार्ज इंटेस्टाइन, स्पेशली इट इज फाउंड इन द कोलन. ये ध्यान में रखिए, दिस इज इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द हैबिटेट ऑफ एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका विच कॉज द अमेबियासिस. तो आपको ध्यान में रखना है इट इज कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स. ठीक है, तो इसका थोड़ा सा लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं क्योंकि डिटेल में तो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है. तो लाइफ साइकिल कैसे इनिशिएट होता है, देखो फिर से हम देखेंगे. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट होता है. सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जिसको हम बोलेंगे कैरियर पर्सन, पॉजिटिव पर्सन, या फिर जिसके बॉडी में वो पर्टिकुलर पैथोजन प्रेजेंट है, या फिर जिसको ऑलरेडी वो डिसीज हो चुका है, ऐसे पर्सन को हम कैरियर पर्सन बोलते हैं. तो कैरियर पर्सन में क्या होता है, देखो
जब वो पैथोजन प्रेजेंट रहेगा तो उसको किसी हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करने के लिए एक रूट की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए लिखेंगे हम मोड ऑफ ट्रांसमिशन। क्या रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन यहाँ पे? तो हम लिखेंगे इट इज फीको ओरल रूट। अभी इसका मीनिंग थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग। फीको ओरल रूट का मतलब क्या हो सकता है? तो यहाँ पे दो अलग अलग वर्ड का फ्यूजन किया गया है। फीको मीन्स रिलेटेड विद द फीकल मैटर दैट इज द अनवांटेड मटेरियल फॉर्म ड्यूरिंग द डाइजेशन प्रोसेस, या फिर हम बोल सकते हैं कि इट इज द एलिमिनेटिव सब्सटेंस विच इज फॉर्म आफ्टर द डाइजेशन प्रोसेस। तो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होने के बाद में एलिमेंट्री कैनाल से बनने वाला जो अनवांटेड मटेरियल जो होता है, जिसको हम थ्रो आउट करते हैं बॉडी से, उसको फीकल मैटर कहा जाता है। तो फीको ओरल रूट का मतलब क्या है कि यहाँ पे उस पेशेंट के फीकल मैटर के साथ में ये जो पैथोजन है ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ट्रांसमिट होते हुए किसी व्हीकल का यूज़ करके, किसी कैरियर का यूज़ करके या फिर किसी मीडियम का यूज़ करके ये फिर किसी हेल्दी पर्सन के बॉडी में जाता है। तो हम लिखेंगे डायरेक्टली, जो आपको कंसिडर करना है, इट इज बाय कंटेमिनेशन ऑफ फूड और वाटर। ठीक है, तो फिर यहाँ पे हमको ये भी समझना पड़ेगा कि ये पॉजिटिव एजेंट जब फीको ओरल रूट से ट्रांसफर होगा तो फिर इसका ट्रांसफॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं फूड या फिर वाटर के साथ में। तो इसके लाइफ साइकिल से रिलेटेड हमको स्टडी करना क्यों ज़रूरी है, इसकी लाइफ साइकिल समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि मैंने जैसे पहले दिन बताया था कि लाइफ साइकिल तो हम पैरासिटोलॉजी में पढ़ लेंगे, लेकिन हर एक पैथोजन के हिसाब से लाइफ साइकिल में मल्टीपल स्टेजेस होते हैं। तो सभी स्टेजेस या फिर सभी स्टेजेस में से कोई भी एक स्टेज अगर किसी ह्यूमन हेल्दी बॉडी को अगर इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगी तो वो पॉसिबल नहीं होता है। कल मैंने आपको बताया था मलेरिया से रिलेटेड कि मलेरिया के जो 10-12 स्टेजेस बनते हैं उसमें से एक स्टेज ऐसा है कि अगर वो स्टेज उस मॉस्किटो बॉडी में जनरेटेड है और सेम मॉस्किटो अगर ह्यूमन को बाइट करता है तो इंजेक्टेड बाय द दैट पर्टिकुलर ब्लड सकिंग प्रोसेस विल रिलीज द दैट पॉजिटिव स्टेज। तो कौन सी स्टेज रिलीज करेगा? तो हमने बताए थे स्पोरोजॉइड नाम का स्टेज बनना जरूरी है। वैसे ही यहाँ पे भी हम देखेंगे एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के ट्रांसमिशन के लिए फीको ओरल रूट रहेगा, फूड के साथ वो कंटेमिनेट भी होगा, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्टली पॉजिटिव फेज कौन सी रहेगी? तो यहाँ पे हम पॉजिटिव फेज लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं सब। पॉजिटिव स्टेज इज कॉल्ड एज सिस्टिक स्टेज, या फिर इसको हम लिखेंगे सिस्ट। ठीक है, ये ध्यान में रखिए, ये अगेन इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। जैसे मलेरियल पैरासाइट के लिए स्पोरोजाइट नाम का स्टेज, वैसे ही एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल में सिस्टिक स्टेज या फिर सिस्ट नाम का जो स्टेज होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज कहलाएगा या फिर इंडिकेट किया जाएगा, जिससे सिम्टम जनरेट करने की कैपेसिटी आती है। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल प्रिलिमिनरी आइडिया हो गया है इस डिसीज के लिए। अभी हम यहाँ से एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका के लाइफ साइकिल से रिलेटेड थोड़ा सा पढ़ लेंगे, फिर उसके सिम्टम्स की तरफ आएंगे और फिर उसके जो भी इफेक्ट है उनके बारे में हम डिस्कस करते जाएंगे। तो अमेबियासिस के लिए लाइफ साइकिल कैसे होती है? तो 3 अलग अलग फेज में लाइफ साइकिल कंप्लीट की जाएगी। यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ। सबसे पहला फेज रहेगा, यहाँ पे इंडिकेट करना है आपने, दैट इज ट्रोफोजॉइड्स। सेकंड फेज हम यहाँ पे लिखेंगे नोन टू बी द प्रीसिस्ट। ठीक है, और थर्ड फेज हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसको फाइनल फेज हम लिखेंगे, इट इज द सिस्टिक स्टेज। तीनों का रिकॉग्निशन कैसे करेंगे देखिए, और ट्रांसमिशन कैसे होता है देखो। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में मैंने बताया था कि फीको ओरल रूट रहता है, ये फाइनल स्टेज है। इसका मतलब इसको लिखेंगे हम, दिस इज पॉजिटिव स्टेज। ठीक है, इन्फेक्शन इससे होगा, इन दोनों से नहीं होने वाला है। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है देखो, ये पॉजिटिव स्टेज जैसे ही किसी पेशेंट बॉडी के
थ्रू एलिमेंट्री कैनाल से ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में इसका मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यूसली होते रहता है और उस मल्टीप्लिकेशन के बाद में सम पार्ट ऑफ द सिस्ट और द सम सिस्ट will mixed with the fecal matter finally discharged by the process of egestion और इजेशन कंप्लीट होने के बाद में वही फिर आउटर एनवायरनमेंट में आएंगे। और आप लोगों को पता है जैसे बारिश के सीज़न में या फिर जिसको हम रेनी सीजन बोलते हैं, वो जो फीकल मैटर है कहीं ना कहीं उस सिस्ट के साथ में मूव करना शुरू कर देता है, एक साइड से दूसरे साइड की तरफ, एक जगह से दूसरे जगह की तरफ उसका ट्रांसमिशन होता है। या फिर बहुत बार हमने देखा है कि कॉकरोच जैसा एक वेक्टर भी हो सकता है जो कैरी कर सकता है इसको, या फिर मस्का डोमेस्टिका जिसको हम हाउस फ्लाई बोलते हैं, तो ये हाउस फ्लाई भी कहीं ना कहीं शिफ्टिंग करने के लिए, ट्रांसमिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अलग अलग मीडियम या फिर व्हीकल का यूज़ करके ये जो सिस्ट है ये हमारे फूड या फिर वाटर के साथ में होते हैं। आप लोगों को पता है कि बहुत सारे जगह पे खाना अगर देखेंगे, कोई खाने की चीज़ है तो वो ओपन होती है, कवर्ड नहीं रहती है, तो मक्खियाँ वहाँ पे आते जाती रहती है और उसका कांटेक्ट कहीं ना कहीं उसका फीडिंग मटेरियल के साथ आते जाता है। तो खास करके रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा पॉसिबल चांसेस है इस डिसीज़ के फैलाव के लिए, स्प्रेडिंग के लिए। तो आपने ध्यान में रखना है कंटामिनेशन किससे होगा, पॉजिटिव स्टेज से। और पॉजिटिव स्टेज कौन सी होनी चाहिए, सिस्टिक होनी चाहिए। ट्रोपोजॉइड आएंगे तो भी कुछ नहीं होगा, प्री सिस्ट आएगा तो भी कुछ नहीं होगा। यहाँ पे डायरेक्ट जो सिम्टम दिखना शुरू होगा वो तब आप सिस्टिक स्टेज से दिखाएंगे। तो सिस्टिक स्टेज व्हेन मिक्स विथ फूड मटेरियल इट विल कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द हेल्दी बॉडी, एलिमेंट्री कैनाल को वो क्रॉस करते जाता है और उनसे बनते हैं ट्रोपोजॉइड। हम ट्रोपोजॉइड को क्या बोलेंगे, तो ट्रोपोजॉइड जो है ये प्रीलिमिनरी स्टेज है। अगर आप देखोगे सिंपली तो इसके तरीके से एक ट्रोपोजॉइड जनरेट होगा, ठीक है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन मार्क क्या होता है, तो आपको पता है यूनिसेल्युलर है तो इसके लिए मोड ऑफ ट्रांसमिशन के लिए कोई भी लोकोमोटरी साइट नहीं होती, ऑर्गन नहीं होती, तो ये सूडोपोडिया जनरेट करेगा। फॉल्स लेग्स का फॉर्मेशन, टेम्पररी लेग्स का फॉर्मेशन करेगा। जैसे ही उनमें मोटिलिटी आती है, वो ट्रांसफर करने के लिए रेडी होते हैं, उनमें सूडोपोडियल फॉर्मेशन का हमको स्ट्रक्चर दिखेगा। और अगर हमको सूडोपोडिया फॉर्मेशन दिखेगा तो समझ लीजिए वो ट्रोपोजॉइड स्टेज रहेगा। फिर यह ट्रोपोजॉइड स्टेज हमारे बक्कल कैविटी को क्या क्रॉस करते हुए ये पहुंचता है स्टमक तक। आप लोगों को पता है कि एलिमेंट्री कैनाल में स्टमक एक ऐसा पार्ट है जो कि डाइजेशन के लिए अलग अलग पर्पस के लिए वो सपोर्ट करता है। आपको पता है वहाँ पे एसिडिक मीडियम होता है, HCl प्रेजेंट रहता है। उस HCl का काम तो एंजाइमेटिक एक्शन के लिए होता ही है, लेकिन उसके बाद में हम देखेंगे कि एंजाइमेटिक एक्शन कंप्लीट करने के बाद में एसिडिक मीडियम प्रिपेयर करके रखता है, जिससे स्टरिलाइजेशन की भी प्रोसेस कंप्लीट की जाती है, डिसइंफेक्टेंट की प्रोसेस की जाती है। तो मल्टीपल टाइम ऐसा ही होता है कि कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारे फीडिंग मटेरियल को कंटामिनेट करता है तो उसको डिस्ट्रक्ट करने का काम ये HCl करता है। तो आप देखेंगे जैसे ही ये स्टमक में एंटर्ड होंगे तो यहाँ पे इसका मॉडिफिकेशन क्या होता है, दिस विल नाउ एक्ट एज अ प्रीसिस्ट। तो प्रीसिस्ट में क्या होता है, देखो इट इज गेट कवर्ड बाय वॉल। यहाँ पे क्या होता है, एक वॉल जनरेट किया जाता है। इस वॉल की खासियत क्या है, तो ये HCl से बिल्कुल ही डिग्रेड नहीं होता है। मतलब उस अमीबा के स्पेसीज को, एंटा अमीबा हिस्टियोलिटिका को उस HCl से बचाने के लिए, उसका प्रोटेक्शन देने के लिए, उसका डिफेंस करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रोपोजॉइड का कन्वर्शन प्री सिस्टिक स्टेज में दिखाना है। और प्री सिस्टिक स्टेज में क्या होता है, एक सराउंडिंग वॉल फॉर्म होता है और इस वॉल से उस स्टमक में प्रेजेंट रहने वाले HCl को वो इजीली प्रोटेक्ट कर सकता है। जैसे ही वो स्टमक को क्रॉस करेगा तो ये एंटर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद में क्या होगा, इस सिस्ट के अंदर बहुत सारे फॉर्म्स बनने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फीडिंग का कंप्लीट किया जाता है, नंबर ऑफ रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब किया जाता है और ऐसे करते करते वो पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन तक। और यहाँ पे अभी आपको चेंज दिखाना है। नाउ दिस सिस्ट क्या हो जाएगा, ये प्री सिस्ट था, ये अभी कन्वर्ट हो जाएगा सिस्ट में। और सिस्ट में कन्वर्ट होने के बाद में यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट होता है और फाइनली हम क्या देखेंगे, ये जो सिस्ट है ये ब्रेक होता है और यहाँ से मल्टीपल सिस्ट जो है वो बाहर निकालना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से
ये जैसे ही बर्स्ट हो जाएगा यहाँ से मल्टीपल सिस्ट निकलेंगे, तो जितने मल्टीपल सिस्ट निकलते हैं उनमें से दो तरीके के खास करके उनके फॉर्म्स रहेंगे, एक हार्मफुल और एक हार्मलेस। तो जो मैग्ना नाम का जो होता है, मैग्ना, ठीक है, वो आपको टेट्रा न्यूक्लिएटेड दिखाना है, इसीलिए कॉजेटिव में आपको क्या लिखना है, टेट्रा न्यूक्लिएटेड सिस्ट। कौन सा है ये, मैग्ना वाला है, ठीक है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फिर इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे करेंगे हम, देखो तो सिस्ट के अंदर आपको इस तरीके से बहुत सारे क्रोमैटॉइड बॉडीज दिखेंगे। अगेन इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू था कि 3 लाइफ साइकिल के स्टेजेस में ये हमारे बक्कल कैविटी को क्रॉस करके आता है, फिर वो स्टमक में जाने के बाद में वो प्रीसिस्ट में कन्वर्ट होता है, जिससे प्रोटेक्शन का काम किया जाता है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ पे नरिशमेंट को एक्वायर करेगा, फिर वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाता है, और जैसे ही वो टेट्रा न्यूक्लिएटेड बन जाता है, 1 से 4 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उसको बोलेंगे सिस्टिक या फिर पॉजिटिव स्टेज, जिसमें क्रोमैटेड बॉडीज़ का जनरेशन होता है, और फिर ये सिस्ट वॉल जो है ये रप्चर हो जाएगा, और यहाँ से जो नंबर ऑफ सिस्ट है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। तो जो पॉजिटिव टेट्रा न्यूक्लिएटेड स्टेज होता है उसको मैग्ना स्टेज कहा जाता है, और ये हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। फिर वो हमारे फीकल मैटर के साथ में बाहर निकलेंगे, फिर से कहीं ना कहीं फूड और वाटर के साथ में कंटेमिनेट होते जाएंगे, और इस तरीके से उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो है वो शुरू रहता है, ठीक है। अभी इसके आगे आएंगे और ठीक है, इसके लिए और आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पेशली सिम्टम्स में खास करके डिसेंट्री, ठीक है, डायरिया, ये 2 कंडीशन दिखेंगे। देन एब्डोमिनल पेन, ठीक है। ये इस तरीके से हमको जनरलाइज सिम्टम जो एलिमेंट्री कैनाल से रिलेटेड, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर से रिलेटेड मिलेंगे। कभी कभी अगर ये अनट्रीटेड कंडीशन में है या फिर जिसको ट्रीटमेंट जल्दी नहीं मिलता है, तो क्या होता है, देखो इट पंक्चर इंटेस्टाइन वॉल एंड मूविंग इनटू द ब्लड। ये कहाँ जाएंगे, ब्लड में चले जाएंगे, और ब्लड में जाने के बाद में सबसे पहले ये पहुंचेंगे लीवर सेल की तरफ, और अगर लीवर सेल में इसका मल्टीप्लिकेशन फिर से बढ़ते गया तो मे बी इट विल डेवलप और डैमेज लीवर सेल, एंड द कंडीशन इज कॉल्ड एज लीवर एब्सेसिस। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगेन ध्यान में रखना है आपने कि अगर नॉर्मल इंडिकेशन रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा लीवर तक उसका डैमेज चला जाता है तो लीवर एब्सेसिस कंडीशन होगी। और लास्टली आफ्टर डैमेजिंग द लीवर सेल इट नाउ टारगेट द आरबीसी। तो फिर आप देखेंगे फीकल मैटर के साथ में ब्लीडिंग भी होने के चांसेस रहते हैं, और ब्लड का भी कंटेमिनेशन होने के चांसेस रहेंगे। तो हाईली सैनिटाइजेशन प्रोसेस को आपने यूज़ करना है, क्लीननेस मेंटेन करना है, और मेट्राडिनोल जैसे जो मेडिसिन होते हैं, ठीक है, उस मेडिसिन का भी यूज़ किया जा सकता है, वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये सब चीज़ें आप लोगों ने इस डिसीज से रिलेटेड कंसिडर करके चलना है। तो समझ में आ गया, पॉजिटिव एजेंट एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका, पॉजिटिव स्टेज सिस्टिक स्टेज कौन सी, टेट्रा न्यूक्लिएटेड मैग्ना सिस्टिक स्टेज रहेगी, ठीक है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन में फीको ओरल रूट आपने बताना है, और सिम्टम में डिसेंट्री, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इस तरीके के सिम्टम्स रहेंगे। और अगर वो अनट्रीटेड है तो वो लीवर सेल को डैमेज कर सकता है, तो तब हमको क्या नाम देना है उस कंडीशन को,
लीवर एब्सेसिस कंडीशन, और अगर ये आरबीसीज की तरफ चला जाता है तो आरबीसीज का भी परसेंटेज कम होते जाएगा, एनीमिया भी दिख सकता है, और फाइनली ब्लीडिंग विथ फीकल मैटर भी किसी पर्सन में वो दिख सकता है। तो आज यहाँ पे हम एंटामीबा हिस्टोलिटिका की तरफ रुकेंगे और नेक्स्ट क्लास में फिर से हम